बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। अब से कुछ देर पहले मैं एक इफ्तार पर मदऊ था। पाकिस्तान की बड़ी अहम शख्सियात उसमें थी, उसमें सोशल मीडिया के लोग भी थे, उसमें जर्नलिस्ट भी थे, उसमें कारोबारी लोग भी थे। और बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, सुनील मंच साहब, पाक व्हील्स, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, कौन नहीं जानता उनको। उनके घर पर ये इफ्तार थी, तो हर तरह से उनके घर पर लोग आए हुए थे। तो वहाँ एक ही सवाल हो रहा था जर्नलिस्ट से कि जी ये इस जंग का क्या होगा, ये ईरान की जंग कब तक रहेगी। कुछ लोग हैं जी हम फलां मुल्क से आए हैं, फलां मुल्क से आए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी सूरत हाल ये है कि अमेरिका कहता है जी हथियार ईरान डाले, ईरान कहता है सालसी की पेशकश हो रही है लेकिन अभी हम तैयार नहीं हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, वो कह रहे हैं जंग किसी तरह से खत्म कर दो। और अमेरिका में जो 2000 से 3000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के वादे हो चुके थे, एमओयूज नहीं जो पाकिस्तान के साथ होते हैं, उससे काम आगे था, ये इन्वेस्टमेंट होनी थी। कह रहे हैं कि जी हम अब ये नहीं कर सकते। अमेरिका की जिस तरह हमारे यहां होती है ना बंद कमरों की बैठक, अमेरिका की बंद कमरों की बैठक से खबरें ये निकल रही हैं कि वहां इस वक्त तशवीश है कि हम तकरीबन 6 से 7 इंटरसेप्टर्स बना सकते हैं जो मिसाइल को गिराएंगे, और ड्रोन जो $20,000 का ईरान बना रहा है वो एक महीने में 100 बना लेगा। और उनकी रफ्तार स्लो तो है, वो नीचे प्रवास करते हैं, और इतना सस्ता ड्रोन गिराने के लिए हमें उससे कई गुना, कई सैकड़ों गुना ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है। तो कब तक ये हम करेंगे? ये अंदर की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान के जो फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हैं उनमें एक हैं, मेरे उस्ताद की जगह हैं। आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया सर। सर आप क्या देख रहे हैं अभी लेटेस्ट सिचुएशन देखते हुए? अभी तो कोई भी लगता है पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी उसामा, बहुत शुक्रिया। आप बार बार मुझे शर्मिंदा करते हैं उस्ताद कह के। मैंने बिल्कुल कोई उस्तादी नहीं दिखाई आपके साथ, आप याद रखें सर। अच्छा, अब आए आपके सवाल की तरफ। बात ये है कि जो नजर आ रहा है कि अभी इसको बड़ा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हो रहा है। जो लोग ईरान के हमदर्द भी कहते हैं कि ईरान इज गिविंग रियली अ टफ टाइम जो है अमेरिका को और इजराइल को दे रहा है। अमेरिका और इजराइल का अगर आप मीडिया या देखें, उनके हमदर्दों से बात करें तो लगता है कि जी उन्होंने जो है ईरान को तहस नहस कर दिया है। अब यहाँ पे दोनों जगह से हमें एक वाज़ेह तस्वीर नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अमेरिका और इजराइल ने क्या किया है, उन्होंने ईरान की जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है उसको वाइप आउट पहले ही हल्ले में किया। और पिछले बरस भी जो है उन्होंने उनके साइंसदानों को और बहुत ही कहने काली जर्ब लगाई थी। उनकी जो एक दिफाई ताकत है, उनकी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया, इरोड कर दिया। तो अगर आप एक देखें कि लोग सवाल कर रहे हैं ना कि व्हाट इज द वे आउट फॉर अमेरिका, तो अगर ट्रंप ही कल को कह दे 2 रोज के बाद कि हमने अपने आदाब को हासिल कर लिया, तो वो ये कह सकते हैं। और उसके बाद जो ईरान होगा वो एक कमजोर ईरान होगा, वो बहुत ही नातवा ईरान होगा, एक तबाहाल ईरान होगा। जिस तरह से उन्होंने बॉम्बिंग की है तेहरान पे और बाकी जगहों के ऊपर, यकीनन ईरान कहेगा जी हमें सिंबॉलिक विक्ट्री है, रिजीम चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो मगरबी ममालिक और उनके दोस्त इजराइल जो हैं, जो हदफ हासिल करना चाह रहे थे कि भाई ईरान को पनपता फूलता ना देखें, और उन्होंने पहली बार नहीं किया, इराक में उन्होंने काम बड़ी कामयाबी के साथ किया, सीरिया में किया, शाम में किया, लिबिया में किया। तो ये जो उनको अपनी एक हेजेमनी बरकरार रखने के लिए सिर्फ जो कहते हैं डिरेल करना होता है किसी मुल्क को, वो उन्होंने करके दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन है कि जी कब रुकती है जंग। अच्छा, दूसरी तरफ से अगर आप नुकसानात का तकाबुल करें, यकीनन ईरान ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मुआवजा जब करते हैं तो बहुत मतलब है 1:10, बल्कि उससे भी ज्यादा का आपको फर्क नजर आएगा अगर हम हिसाब किताब में करें। जब भी मुल्क जंगों में जाते हैं, 4 तैयारे गिर जाना, 20 तैयारे गिर जाना, 500,000 लोग अपने मरवा देना उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। उसामा, आप मतलब तारीख के तालिब इल्म में आपकी बड़ी गहरी नजर है। ये सिंबलिज्म होता है। ये लोग शोर मचा रहे होते हैं मीडिया के अंदर, जी हमारी एक लाश बहुत कीमती है, लेकिन ये चीजें फैक्टर इन हुई भी होती, तो ये वो झेल सकते हैं। और उन्होंने करके अपने आदाब पे कई मरतबा। तो मेरे ख्याल में कि वो लोग जो गोल अचीव करना चाहते हैं बड़ी हद तक उन्होंने किया है। और ईरान की ख्वाहिश होगी कि हम एक तवील करें जंग को, और हम रिजीम को अपने गिरने ना दें, और हम कोशिश करें कि इसका दायरा जो है फैला दें, और उसकी वजह से जो माशी पहुंचे दुनिया को, तो वो एक मतलब एक पेन हो अफ्रीका के ताजियों को, चाहे वो खलीज में हो या कहीं और किसी दुनिया में हो, किसी और खत्ते में हो। तो मेरे ख्याल में ये एक मतलब है कि कहा जा सकता है कि ईरान ने बड़ी पामर्दी से कुर्बानी दी है, लेकिन कोई हकीकतन मतलब अमेरिका या इजराइल को बहुत ज्यादा उन्होंने वो शेटर किया है। यकीनन वो मिसाइल भी गिरे हैं और बिल्डिंग भी तबाह हुई है, लेकिन ये इतना जो आपका नुकसान हो गया है वो ज्यादा
बहुत बड़ा नुकसान है जनाब। अच्छा आमिर साहब, एक बात जो आप जिस तरह फरमा रहे हैं बात सही है, एक होता है ग्रैंड डिजाइन, वो भी कई दफा समझ नहीं आता कि इसमें ज्यादा नुकसान तो मुसलमानों का ही हो रहा है, इलाके का हो रहा है, खत्ते का हो रहा है। यानी अमेरिका अपने शोर्स पे जंग नहीं लड़ रहा, अगर देखें उनका इकोनॉमिक जरूर हो सकता है नुकसान हो, लेकिन इसकी एक और एस्पेक्ट यह है कि देखिए यूएई, दुबई एक होता था, सारी दुनिया से यूरोप से इन्वेस्टमेंट वहां आ रही है, या कतर है या कुवैत है, तो यूरोपियन ममालिक तो अब या वहां के शहरी समझेंगे ओह ये तो सेफ नहीं है, तो अगर हमने पैसा इन्वेस्ट करना है तो फिर कहां करें, शायद चाइना रूस में तो वो जाएंगे नहीं, तो यूरोप से बाहर वो कहेंगे अच्छा अमेरिका में कर लेते हैं। और अमेरिका ने यहां हमला करने से पहले वेनेजुएला में जो हमला किया और वहां का ऑयल अपने कब्जे में लिया, तो फिर समझ आती है कि उन्होंने अपने आप को तो पहले सेव कर लिया, तो तबाही तो सारी यहां पर हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका इसराइल को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन ज्यादा नुकसान तो यहां गल्फ कंट्रीज का हो रहा है बशमूल ईरान। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो जो ग्रैंड डिजाइन की बात होती है ना, कि देखिए हदफ सिर्फ ये नहीं होता कि ईरान को उन्होंने टेम करना है या ईरान को कमजोर करना है, वो तो कर दिया उन्होंने, पिछले बरस भी किया था, इस बार भी उन्होंने मजीद कमजोर कर दिया। साथ साथ जो इनका एक सिंबलिज्म आया, देखिए हो क्या रहा है कि ट्रम्प जो है वो लीड कर रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से रीड्रॉ करना चाह रहा है रीजन को और दुनिया को अपने टर्म्स के ऊपर, उनको एक बुलवर्क की जरूरत है। तो तीन बड़े मतलब है ऐसे रहनुमा है, एक इजराइल में नेतन्याहू जो कि बहुत ही मैस्कुलिन एक मतलब है कि किसी भी कीमत पे जो एक कन्वेंशनल सियासत है और कन्वेंशनल डिप्लोमेसी उसको नहीं मानते। उन्होंने गजा को जिस तरह से तबाह करना चाहा किया उन्होंने, और दुनिया देखती रही, ठीक है ना। यानी कि जंग का जो फलसफा होता है ना कि वो जंग जीतता है कि जो ज्यादा ब्रुटैलिटी का मुजाहरा कर सकता है। देयर इज नो सिविलाइज्ड वे टू वेज वॉर, ठीक है ना। जंग वहशत से लड़ी जाती है, बर्बरियत से लड़ी जाती है। तो उन्होंने साबित करके दिखाया कि हम ज्यादा बर्बरियत का मुजाहरा कर सकते हैं, ठीक है। तो नेतन्याहू है एक शख्स, एक ट्रम्प साहब है आपके, और तीसरे हमारे पड़ोस में नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है ना, कि वो भी उसी कबीले के हैं। कि आपने देखा उन्होंने कश्मीर का मसला जो है अपने तय हल कर लिया है, कश्मीर को इंडिया की यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया। हम 7 जहाज गिराने पे खुश है, लेकिन उन्होंने तरीके से देखा तो हमें कितना नुकसान हुआ है। सही, ठीक, अच्छा मेरा ख्याल है उनके साथ गिरा दिए। तो ये तीनों जो आपके लीडर्स हैं इस तरह के, तो ये सब अपने टर्म्स के ऊपर अपने अपने रीजन के ऊपर तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं, और यही मेरे ख्याल में हमें समझना होगा। और उसके मुकाबले में जो एक काउंटर फोर्सेस हैं वो उस तरह से ना मुनज़्ज़म है, ना वो उन पर असर डाल पा रही है, ना उनको रोक पा रही है जनाब। अच्छा सर, अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि रूस ईरान को अमेरिकी अहदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। बाज लोगों का ख्याल है कि इससे पहले जो जंग हुई थी उसके बाद चीन और रूस ने किसी ना किसी टेक्नोलॉजी में, मिसाइल में या दीगर टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ मदद की है। तो आपको लगता है बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ है? क्योंकि ये तो बात वाज़ेह है कि अगर ईरान की रजीम चेंज हो जाती है, यहाँ अमेरिका और इसराइल का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो रूस के लिए और खास तौर पर चीन के लिए तो ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं होगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हो सकता है कि मतलब है क्लैंडस्टाइन तरीके से, खुफिया तरीके से, अब हम स्पेकुलेट कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। हमारी ख्वाहिशात भी हो सकती है, जैसे पहले ख्वाहिशात थी कि चीन हमला नहीं होने देगा या रूस आ जाएगा मैदान में, लेकिन पता चला कोई कौम दूसरी कौम की जंग नहीं लड़ती है एट द एंड ऑफ द डे। तो उसकी वजह ये भी कि नजरियाती बहुत अप्रोचेस में फर्क है, ठीक है ना। जैसे मगरिब जो है, मगरिब एंग्लो सैक्सन सिविलाइजेशन जो है, उनके कुछ टर्म्स के ऊपर वो सारे के सारे मुत्तहिद होते हैं, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बरतानिया हो, रिलेक्टेड पार्टनर है, लेकिन वो एक जगह पे खड़े होते हैं। हमारे यहाँ हम कहते हैं मुसलमान है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मतलब सोच का फर्क है। कहीं फिरका वाराना सोच है, कहीं पे सियासी, कहीं पे बादशाहत है, कहीं पे जमहूरियत है, तो एक जगह नहीं होती। उसी तरह ईरान जो है, क्योंकि एक फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त रियासत है, तो चीन के साथ उस तरह का नजरियाती तहादी नहीं है, ठीक है ना। उस तरह रूस का नजरियाती तहादी नहीं बन सकता। तो ये लिमिटेशन हमें देखना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है, जैसे देखिए एक और बड़ा मसला है मुसलमान मुल्कों के साथ, क्योंकि इतने ज्यादा ऑप्रेसिव रिजीम्स हैं, तो उनके अपनी एक बहुत बड़ी तादाद आबादियों की जो है उनके खिलाफ है। वो एथनिक ग्राउंड पर है, कोई आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर है, फिरकावाराना। जैसे ना ईरान में अब आप याद करें, वो एक बच्ची को जो है हलाक किया गया था तशद्दुद से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा 2 साल पहले की बात है गालिबन, पूरा मुजाहरे हुए ईरान में। तो बहुत सारे लोग ईरानी है, जो पढ़ा लिखा वेस्टर्न माइंडेड है, वो खड़ा नहीं होता, वो इस रिजीम के साथ अपने आप को एसोसिएट करना पसंद नहीं करता, ठीक है ना। ये अच्छा, ये हमारे हर मुल्क में मसला है मुसलमानों के, कि वहां पे अवाम में और हुक्मरान में बड़ी खलीज है, और क्योंकि कोई हमारा कानूनी तरीका नहीं इक़्तिदार में आने का, ठीक है ना, और हम अपने मर्जी के साथ
लॉस को, कॉन्स्टिट्यूशन को खेलते रहते हो, ठीक है ना, तो खलीज बढ़ती जा रही है, तो हमारे खिलाफ साजिश करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रूल्स ऑफ द गेम नहीं है। ठीक। हर मुसलमानों के हर मुल्क में ये प्रॉब्लम है, हर मुल्क में, ठीक है ना। तो जहां जिसको, इसलिए आपको हम कहते हैं गद्दार क्यों मिलते हैं, गद्दार नहीं मिल रहे होते, क्योंकि आपने इतना एक ब्रूटल सिस्टम एनफोर्स किया हुआ है अपने अपने ममालिक में, और आपने कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वे रखा नहीं है लड़ने का उससे, तो लोग फिर जो है वो कहते हैं ठीक है भाई, हमारा कोई स्टेक ही नहीं है। अगर हमें गुलाम बन के रहना है फला का, किसी खानदान का, किसी मौलवियों के टोले का, फला का, तो वो लोग लड़ पड़ते हैं, क्योंकि कोई जमहूरी तरीका ही नहीं है, आपने छोड़ा ही नहीं है। तो ये भी हमें अपने इनहेरेंट कमजोरी देखनी चाहिए। जहां दुश्मन की साजिश हम कहते हैं कि जी वो बड़ा चालाक है, तो अपनी हिमाकतें भी तो देखें आप, अपनी कमजोरियों पे भी मदद करें। तो मेरे ख्याल में तमाम चीजें मिल मिला के ईरान के साथ जो हो रहा है, वो कुछ शहर के लोग तालीम से मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ, और कुछ हमें भी मरने का शौक, शहीद हो रहे हैं। हाँ जी, ये बड़ा अफसोसनाक है। और जो आपने बात की आमिर रज़ा साहब, ये भी बातें चल रही हैं कि क्योंकि इन खलीजी ममालिक को भी ये खदशा है कि यहाँ पर कोई इस तरह की वो अरब अपराइजिंग जिसको कहते थे वो ना शुरू हो जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं सब चीज़ें। अगर इकोनॉमिकली ये ममालिक को धचका लगता है, ये जंग तवील होती है, तो ये हालात भी हो सकते हैं। हमें ज्वाइन किया यासिर रशीद ने, नौजवान एंकर पर्सन है, साफ़ी हैं। यासिर, अभी CNN की मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक, CNN चूंकि अमेरिकन चैनल है तो इसलिए अमेरिकन मीडिया में बातें आ रही हैं कि जी सैटेलाइट तस्वीर के तज़किये से जाहिर होता है कि ईरान ने जंग के आगाज़ में उर्दन में जदीद तरीन थार्ड सिस्टम को तबाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 मुकामात पर थार्ड रेडार को निशाना बनाया। अमाराती रेडार इमारत के अंदर होने के सबब ठीक नुकसान का अंदाजा मुमकिन नहीं, जबकि कतर में अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को भी तबाह किया। तो ये लगता है कि ईरान ने शुरू में कम्युनिकेशन को और जासूसी आलात को निशाना बनाया है। तो नुकसान तो यकीनन दोनों तरफ है, लेकिन ऐसे लगता है कि जो ट्रंप चाह रहे हैं, उनके स्टेटमेंट ये है कि जी जब तक सरेंडर कंप्लीट नहीं ईरान करता तब तक जंग नहीं रुकेगी। तो उस लिहाज से तो ऐसा नहीं है कि ईरान कहीं सरेंडर करने जा रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया उसामा भाई इस हवाले से अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सरेंडर की जहां तक बात है, आपने अब्बास इराक्ची का शायद इंटरव्यू सुना होगा, जिसमें उनसे ये सवाल किया जाता है कि फुट ऑन ग्राउंड की बात हो रही है कि अमेरिका अगर फुट ऑन ग्राउंड वहां पे उतरता है तो आपके लिए सूरत हाल क्या होगी। तो उन्होंने कहा हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए। और इसी ज़िमन के अंदर अली लारेजानी ने भी ये बयान दिया था कि ये जहन्नमियों की रक्स करने की जमीन नहीं है, ये एक बार आए तो हम इनको जवाब दे देंगे। जहां तक आपने बात की अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम की और पैट्रियट की बैटरीज के हवाले से, तो आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले परसों रात को ये बयान दिया जाता है कि हमने फजाई तौर पे जो ताकत थी वो अपनी हासिल कर ली है। अमेरिका ने ये क्लेम किया, और ये क्लेम जो है ये पीट हेग्सेथ के हवाले से किया गया, और उन्होंने कहा कि जी हमने इनकी फजाई ताकत को तबाह कर दिया है। वो फजाई ताकत कौन सी कि एक हेलीकॉप्टर को तबाह करने की इतलात आती है कि उसके ऊपर मिसाइल गिराया गया, और बाद में ये पता चलता है कि वो डिकॉय हेलीकॉप्टर था। जिस तरीके से जून 2025 के अंदर भी डिकॉय 2 F-14 जो तैयारे थे उनको मार गिराया गया था, और वो भी जमीन के ऊपर सिर्फ नक्शा बनाया गया था। तो आप ये देखिए कि जब मिसाइल या कोई ड्रोन ईरान से उड़ता है तो उसके रास्ते के अंदर कितने दिफाई सिस्टम पड़ते हैं। आप कतर का मंजरनामा देख लें, कुवैत का देख लें, उर्दन का देख लें, ओमान का देख लें, और फिर इस सबसे अगर बच भी निकले तो उससे पहले जो अब्राहम लिंकन था वो इधर खलीज फारिस के अंदर मौजूद था। और अब अगर वो खलीज फारिस से इतलात की कि 1000 किलोमीटर पीछे चला गया और इधर से भी वो बच निकले, तो फिर आगे चल के उस जो समुद्री इलाका है जो इजराइल के साथ लगता है वहां पर भी इनके बहरी तैयारे मौजूद है, वहां से भी उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। और वहां से भी वो बच निकले तो फिर आयरन डॉम, डेविड स्लिंग और एरो 1, 2, 3 जो है वो वहां तक पहुंचते हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि पिछले दिनों में जिस तरीके के टारगेट जो है वो निशाना बनाए गए हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो जो बर्तरी ईरान अपनी साबित कर रहा है, या ईरान जो क्लेम कर रहा है कि खित्ते के दिफाई निजाम थे उनको हमने टारगेट किया है, या अर्ली रेडार वार्निंग सिस्टम को टारगेट किया है, तो वो किसी हद तक बात ठीक लगती है। क्योंकि एक खुर्रमशहर 4 जो है उसको मारने का दावा ईरान की जानिब से किया गया, जो बेन गोरियन एयरपोर्ट पे जाके हिट किया। अब वहां पे इतलात ये भी है कि मनूवरेबल उसकी टेक्नोलॉजी थी, और क्लस्टर वॉरहेड उसके अंदर मौजूद था। क्लस्टर वॉरहेड दरअसल ये होता है कि जब जमीन के करीब वो जाके फटने लगे तो उसमें से छोटे छोटे बॉम्ब्स निकलते हैं जो पूरे इलाके में फैल जाते हैं और वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं। 1 टन वजनी उसके अंदर बारूद मौजूद था, 30 टन उसका वजन है, और अगर वो 10 से 12 मिनट यानी आवाज की रफ्तार से 16 गुना तेज वहां पर पहुंचा है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कहां पे
पियार्ड, कहाँ पे है थार्ड, कहाँ पे है एरो 1, कहाँ पे है एरो 2, 3, डेविड स्लिंग और आयरन डॉम। यानी ये सारे दिफाई निजाम आपके खित्ते में मौजूद थे। खित्ते में आपने हर जगह पे अपनी डिफेंस अम्ब्रेला लगा रखी थी। खित्ते में आप हर जगह पे अपनी बर्तरी के दावेदार हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर उनके डिकॉय ड्रोन जो है वो आपके दिफाई सिस्टम को कहीं ना कहीं उलझा के पीछे से मिसाइल आगे निकल जाते हैं, तो फिर खित्ते में ताकत किसकी है और कौन इस वक्त परेशानी में अपने आस पास जो है ये तो कारिब को खड़ा करके उनसे दुआएं करवा रहा है, ये मुनासिब तो सारी दुनिया मैं यासर आपकी तरफ आता हूं, चूंकि मैं ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले आमिर जिया साहब आपसे आखिरी सवाल सर के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, देखिए पाकिस्तान किसी भी तरह से बराह रास्त इस जंग में कहीं भी नहीं है, लेकिन पेट्रोल का आप देखिए इस वक्त क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हो रहा है कि जी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कोई जखीरा अंदोजी हो रही है, 40-50 रुपए शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, तो हमारे ऊपर इफेक्ट आ रहा है। बिजली का बहरान खुदा न खास्ता हो सकता है। तो जहां पर ये जंग छिड़ी हुई है उनकी भी तो कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो क्या आपको लगता है गल्फ कंट्रीज का कुछ प्रेशर होगा अमेरिका पर या नहीं होगा? हमारा तो कोई प्रेशर नहीं लेना अमेरिका ने, लेकिन क्या इन ममालिक का कुछ लेगा प्रेशर, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, या वो कहेगा हमारी जंग है बस हम नहीं आपकी सुन सकते, हमने जब तक लड़नी है लड़ देंगे? तो बात ही क्या, आप याद करें जंग शुरू होने से पहले ही जिन ममालिक का आपने नाम लिया, अमेरिका से दरखास्त कर रहे थे कि जी जंग शुरू ना की जाए। सऊदी अरब उसमें पेश था, तुर्की जो है नेटो लाया है उसने ये बात की, पाकिस्तान कह रहा था। बात ही कि जो अमेरिकन के अहदाफ हैं, अच्छा हम लोग जो है बात करते हैं कि जितने $1 मिलियन का नुकसान हो गया, इतने का उनका फला मिसाइल है, बहुत सारी चीजें जंग शुरू होने से पहले आप फैक्टर इन करते हैं कि भाई ये होगा। मेरा प्रेमिस ये है कि जो उनके टारगेट है कि ईरान को कमजोर हालत में छोड़ देना जी, ठीक है ना, वो आगे टक्कर नहीं करने जा रहे, वो रिजीम चेंज हो ना हो। देखिए ईरान ने डिटर्मिनेशन से इराक के साथ 10 साल जंग लड़ी है, तो ईरानी भी बड़ी नेशन है, वो मामूली लोग नहीं है, मगर और वो कुछ भी रह सकते हैं और हो सकता है कि रिजीम चेंज ना भी हो, मुझे लगता है कि नहीं होगा फौरी तौर के ऊपर, लेकिन वो इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि वहां पे जो दीगर कुव्वतें हैं तो वो उनको इरिटेट कर रही होंगी, उनको हर वक्त उनको तंग कर रही होंगी, और फिर कई बरस तक, कई दिहाइयों तक उनको वक्त लगेगा यहाँ पर आने में। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका खुद ट्रम्प कह रहे हैं 4-5 हफ्ते में, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद वो अनाउंस कर दे, हो सकता है वो 4-5 हफ्ते उसको बमबारी तो करनी आसमान से आके, और जो नुकसान जैसे का ज्यादा नुकसान तो खलीजी ममालिक का हो रहा है, ईरान का हो रहा है, पाकिस्तान बेचारा बिलावास्ता तरीके से हम जो है मतलब है उंगली के डाके भी शेखों में कि तेल महंगा हो गया, फिर हमारा एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमारी आ जाएगा, बड़ा एक इशू है पाकिस्तान के साथ। तो उसके बाद फिर आप एक पावर भी है, तो कल आप पे पता नहीं क्या दबाव आ रहा हो, ठीक है ना, तो 1 बाय 1 उस सेटल करें। जो ग्रैंडर डिजाइन है दुनिया को अपनी मर्जी से डालने का, इजराइल को प्रॉप अप करने को, के अंदर मजबूत बनाने का, तो मेरे ख्याल में उसका हिस्सा है। और उसके अंदर जब वो कहते हैं कि व्हेनेवर यू गो टू अ बैटल, जो पहला शॉट ऑफ फायर करते हैं, उसके बाद हो सकता है ये प्लान आपके अंदर रह जाए, ठीक, बहुत शुक्रिया, उसके मुताबिक वो आपका बेस्ट से बेस्ट मंसूबा, लेकिन जो एक बड़ा एम होता है उसको इन्होंने इराक में भी हासिल किया है, इन्होंने शाम में भी किया है, उन्होंने मतलब हर जगह पे मगरबी ममालिक ने भी किया है। तो मुझे लगता है कि ईरान में भी वो लोग जो है इसको हासिल कर लेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जिया साहब आपका, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यासिर रशीद हमारे साथ हैं, हम इसके हवाले से मजीद बात करेंगे कि ईरानी हमले रुक तो नहीं रहे, और ट्रंप ने पहले 3 चीज़ों का कहा था कि उनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है और रजीम चेंज करना है। अब नहीं, उन्होंने बात की है कंप्लीट सरेंडर हो जी। अब ये सरेंडर से क्या मुराद है? यानी कि सरेंडर का मतलब ये होगा कि वो कहेंगे कि जी हाँ हम आप पर कोई हमले नहीं कर रहे, ये मुराद है? इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है? क्योंकि पहले ट्रंप ने ये बात कभी नहीं कही, तो वो सरेंडर किसको कहेंगे कि जी हाँ ईरान मान गया है कि हम रोक रहे हैं हमले, क्योंकि सरेंडर से मुराद अगर ये है कि जी हथियार कोई आपके हवाले कर देंगे, वो तो नहीं होने जा रहा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर, मुहक्किक और दानिश्वर, खास तौर पर गल्फ के खलीजी ममालिक के एक्सपर्ट जनाब मंसूर जाफर साहब, दुनिया का एक बड़ा नाम है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मंसूर जाफर साहब। सर, अभी जो सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है जंग कब तक जारी रहेगी? क्योंकि हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। देखिए जी, इस वक्त तक तो जंग की रफ्तार जारी है, और खासतौर पे जिस अंदाज से अमेरिका और इसराइल जो है बगैर डिक्लेयर्ड मकासद के और बगैर ऐसे होमवर्क के इस जंग का आगाज कर चुके हैं, और अब उन्हें इससे एग्जिट स्ट्रेटजी कोई दिखाई नहीं दे रही है। अब प्रॉब्लम यही है कि इस वक्त इस जंग के हवाले से जो लॉजिस्टिक तैयारी थी वो भी अमेरिका के पार्ट पे जो है बड़ी कमज़ोर दिखाई देती है,
और इसी तरीके से जो ईरान का जो रद्दअमल है वो गैर मुतवक्के तौर पे मुख्तलिफ महाजों की तरफ जो है उसका रुख है। तो ये दोनों चीज़ें इस जंग के हवाले से बड़ी गैर मुतवक्को थी, ये गैर मुतवक्को है, जिसकी वजह से इस जंग के हवाले से कोई पेशगोई करना या कोई राय देना कि इसको कब तक और कब किस अंजाम तक ले जाया जाएगा, ये इंतहाई मुश्किल अमर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जो ख़ास तौर पे यानी इसमें जो पेचीदगी पैदा हुई है वो यही है कि अब यानी आज जो एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इसराइल पर जितने मिसाइल दागे गए हैं या रॉकेट दागे गए हैं या मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल किए गए ड्रोन, उनसे 8 गुना ज्यादा जो है ईरान इस वक्त खलीजी ममालिक पे इस्तेमाल कर चुका है। तो लिहाजा अब ये जंग इसराइल और अमेरिका के अलावा इस खित्ते में एक इलाकाई महदूद इलाकाई जंग की सूरत में आपको दिखाई दे रही है। और ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ जाहिर है अब अगर यही ममालिक अपना हक दिफा इस्तेमाल करते हुए दोबारा से कोई ईरान को इंगेज करते हैं तो ऐसे में तो इस जंग का एक ऐसा मंजरनामा है कि जो मैं समझता हूँ जिसका हौलनाकी का तस्वर करना भी बहुत ही मुश्किल है और यानी वो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और अभी तो इस जंग के एक हफ्ते के बाद से जो उसका इकोनॉमिक फॉल आउट है वो इस हद तक बियॉन्ड कंट्रोल चला गया है कि उसमें पाकिस्तान भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। पाकिस्तान के जो अभी हमें दाखिली तौर पे जो अपने तेल और गैस के ज़खायर और इसी नौइयत की चीज़ें जो है उसके एक लिहाज से बड़ी टफ प्लानिंग करनी पड़ रही है। और उसके साथ साथ जिस बिजनेस हब के अंदर ये सारी जंग इस वक्त हो रही है गल्फ के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर, वो मैं समझता हूँ इस वक्त अपने उन मकासद से जिनको उन्होंने बड़ी लॉन्ग टर्म विजन के हवाले से नरिश कर रखा है अपने यहाँ उसको लेके चल रहे हैं। अगर तो ये जंग तूल पकड़ गई तो उनके वो तमाम के तमाम 20-30 मंसूबे और 20-40 मंसूबे जो है वो तमाम के तमाम धरे रह जाएंगे। और अब जो इस वक्त वहाँ पे जहनी हालत है लोगों की और ख़ासतौर पे हुक्मरान तबका जो इस बात पे गौर कर रहा है, उन्हें इस वक्त बहुत शद्दोमत से इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने यहाँ जो अमरीकी अफवाज को होस्ट करके अपने दफा के नुक्ते नज़र से शायद माजी में बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब वो नेगेटिवली प्ले कर रही है बजाय ये वो उनके लिए असासा बने, कोई सिक्योरिटी अम्ब्रेला बने। अब वो उनके लिए एक ऐसी लाइबिलिटी बन गए हैं कि जिससे जान छुड़ाए बगैर मैं समझता हूँ उस खत्ते का अमन जो है वो मुस्तकबिल में इंश्योर नहीं किया जा सकता। और शायद ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि अगर इस आफत के नतीजे में, इस तबाही और बर्बादी के नतीजे में खत्ते के वो ममालिक के जो माजी में सिर्फ और सिर्फ ईरान को एक दुश्मन मुल्क ही समझते थे, अब उन्हें उसकी जो मिलिट्री माइट और उसका एक जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसका अंदाज़ा हो चुका है। और ख़ासतौर पे उसके अज़ान के हवाले से भी तो अब यानी ये वक्त है कि अब वो जो खित्ते का एक छोटा मोटा कोई अलायंस बन सकता है कि जिसके नतीजे में इस खित्ते की जो डेवलपमेंट को भी इंश्योर किया जाए और उसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाए। अब लग यही रहा है कि इस जंग का अगर खात्मा हुआ तो उसके साथ साथ इस रीजन से जो अमेरिकन प्रेजेंस है खासतौर पे सिक्योरिटी के नाम पे या उसकी आड़ में, वो भी शायद इस वक्त उसकी बिसात भी लपेट दी जाएगी। और ये मैं समझता हूँ इस जंग में अगर ईरान जो है वो इसराइल को शिकस्त ना दे सके, अमेरिका को शिकस्त ना दे सके, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट विक्ट्री उसे मिलेगी एक ट्रॉफी की शक्ल में कि उन्होंने अपने पड़ोस में अपने जो अजली अपने दुश्मन है उनको यहाँ से मुस्तकिल उनकी बिसात लिपटवा दी है और उनको यहाँ से चलता कर दिया है, ये एक बड़ी इनडायरेक्ट विक्ट्री ईरान के लिए होगी। तो अब देखना यही है कि इस वक्त अमेरिका जिस अंदाज से दाखिली तौर पे उसे किसी किस्म का कोई बूट्स ऑन ग्राउंड का चांस नहीं दिखाई दे रहा, तो वो जैसे मुख्तलिफ वहाँ पे जो लिसानी ग्रोह हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ स्प्लिंटर ग्रुप हैं, चाहे वो मुजाहिदीन खल्क नामी उनकी एक बदनाम ज़माना अपोजिशन तंजीम है या इसी तरीके से मुख्तलिफ अकराद के जो ग्रुप हैं, कुर्दों के जो ग्रुप हैं, उनको इस वक्त मुज्तमा करके एक नाम नहाद अपोजिशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसको शायद अमरीकी सरपरस्ती में एक मुतबादल के तौर पे लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उन लोगों की जो इस वक्त फिजिकल स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर उनके जो इनरोड्स हैं वो जो रजा शाह पहलवी है उससे भी इंतहाई कम दर्जे के हैं। अच्छा, आज भी इस मनसूबाबंदी को देखते हुए जो ईरान ने अपना जो टारगेट रखा है वो शुमाली इराक के अंदर इलाका एरबिल है जो इनका नीम खुद मुख्तार सूबा कह लीजिए, उस पर तेल की तनसीबात पर भी हमला किया। और इससे पहले भी इस जंग के आगाज से 2 दिन पहले भी वहां पे जो अमेरिकन कौंसल खाना है उसको भी निशाना बनाया गया। और ये इस चीज की निशानदेही है कि इस वक्त अमेरिका का ये जो मंसूबा जिसको बड़े तमतराक से इस वक्त मार्केट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ईरान के जो फर्दर जो फ्यूचर रूलर हैं
उनके इख्तियार में, उनके सिलेक्शन है, इलेक्शन प्रोसेस में मेरा भी इख्तियार होना चाहिए, मुझे भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि एक जमहूरी मुल्क का सदर, एक अमेरिका जैसी रियासत का सरबरा, वो इस नौइयत के बचकाना मुतालबात कि आप किसी इंडिपेंडेंट मुल्क के दाखिली मामलात के हवाले से जो उसके अवाम ने तय करने हैं, आप वहाँ पे एक हक़ हुक्मरानी किस अंदाज में या किस बिरते पे जता रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक अमेरिका की खासतौर पे जो एक वर्थ है इंटरनेशनल दुनिया में, जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, उसको बिल्कुल नीचा दिखाने वाली बात है इस नौइयत के बेबुनियाद और बौद्धे किस्म पे मुतालबात करके। अब ये वो मंजरनामा है कि जिसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इस जंग का खासतौर पे जो इस वक्त जो हदफ ना कोई होना और इसके लिए एग्जिट स्ट्रेटजी ना होना इस बात की दलील है कि ये जंग उसी नौइयत की तवील हो सकती है जैसे गजा के अंदर तबाही और बर्बादी की एक दास्तान रकम की गई। अब जब उसका डे आफ्टर का टाइम आया तो आपको तमाम के तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना एक बोर्ड ऑफ पीस बना के एक नया ड्रामा पैरेलल जो है वो रचा लिया। अब इसी नौइयत, अब तो ये लग रहा है कि उस गजा पीस बोर्ड के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया है वो भी शायद अमेरिका को इस जंग में झोंकना पड़े ताकि उन्हें यहाँ पर किसी ना किसी अंदाज से कोई जान खलासी उनकी हो सके और वो अपने अवाम को, खासतौर पे अपनी जो नवंबर में जो उनके मिड टर्म के मकासद हैं वो पूरे किए जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब सर, सो काइंड ऑफ यू, बड़ी मेहरबानी। आपने देखा, इसलिए मंसूर जाफर साहब इस खित्ते के हवाले से बेहतरीन तज्जियाकार माने जाते हैं कि उन्होंने तमाम सूरत हाल बता दी है कि क्या क्या इस वक्त मुश्किलात हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कुछ वाजे नहीं हो रहा कि टारगेट क्या है, उसको किस तरह से अचीव करना है। अदनान हैदर बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, आप सब इनसे वाकिफ़ हैं, नौजवान एंकर पर्सन है। अदनान, ये जो बात मंसूर जाफर साहब ने की, जो शुरू में उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक के हवाले से भी अब ये है कि क्या वो ईरान पर अटैक करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने बराह रास्त नहीं आए, लेकिन उनके ममालिक में भी ये सोच पैदा हो गई है कि वहाँ भी कोई अपराइजिंग ना शुरू हो जाए और इकोनॉमिकली अगर वो कुछ कोलैप्स करने की तरफ जाते हैं तो उनकी अपनी अवाम इनके खिलाफ ना हो जाएं और यहाँ कहीं खित्ते में कुछ ऐसी कोई सिविल वॉर की कैफियत ना आ जाए पूरे खित्ते में। अच्छा देखिए, सीनियर है मंसूर साहब, मैं उनसे इख्तिलाफ करने की जसारत नहीं कर सकता। मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपके अपने शो में मैंने कहा था कि अमेरिका हमला नहीं करेगा ईरान के ऊपर और मैंने जवाब पेश किया था आबना हॉर्मुज़ वाला। जी। तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि जो अमेरिका ने हमला किया और मंसूर साहब उस बात को एंडोर्स कर गए हैं, तो बगैर होमवर्क के किया, मतलब उसके पास कोई प्लान नहीं है और उसने हमला कर दिया। अब दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आने वाला है, आबना हॉर्मुज़ का प्लान नहीं है आपके पास, ईरान में आप टारगेट नहीं अचीव कर सके, तो मैं पहले दिन से कहता था कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। अगर उसने हमला किया आज तो बगैर होमवर्क के किया है, तो मेरा एक अपना ओपिनियन है एंड आई हैव माय आर्गुमेंट्स। और आपने बात की कि खलीजी ममालिक रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि उन पे अटैक हो रहा है। देखें, ईरान ने बड़े कैलकुलेटेड अटैक किए हैं। ईरान ने सिर्फ वहां अटैक किया है जहां अमेरिका के अड्डे थे, अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, उससे हटके कोई उसने अटैक नहीं किया। अगर कोई अटैक हुआ है तो उसने फौरन कहा है, ये सऊदी अरब के अराको पर अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक, उसने कहा भाई ये मैंने नहीं किया। देखिए आज, और वो बाद में साबित भी हुआ, वो टकर कार्लसन ने बताया भी कि कुछ लोग पकड़े गए जो मोसाद के एजेंट थे और जो अटैक करना चाह रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, यूएई में, कतर में और सऊदी अरब में। तो ईरान की जो पॉलिसी है, दे आर वेरी क्लियर। देखें, वो ट्रंप की तरह ऑल ऑफ द सडन सुबह उठे और नेतन्याहू से कहा हमला करें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो पहले दिन से प्लान करके बैठे थे। उनके प्लान में ये भी था कि आयतुल्ला अली खामेनेई शहीद होंगे। उनके प्लान में ये भी था कि ईरान में कमर्शियल मार्केट, तेहरान में कमर्शियल मार्केटों को हिट किया जाएगा। उनके प्लान में ये भी था कि ये जंग कई महीनों जारी रहेगी। ईरान के लिए जो चीजें चल रही है वो एज पर प्लान चल रही है। अच्छा, जो अमेरिका और इजराइल है उनके लिए चीजें जो है वो खराब हो रही हैं, उनके लिए चीजें एज पर प्लान नहीं चल रही। तो जो ये खलीजी मुल्कों वाला मामला, ये नहीं हो सकता कि वो ईरान पे हमला कर दें या ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर दें, वो इसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि ईरान के वो टारगेट पर है ना। अमेरिका कब तक समुद्रों में रहेगा, समुद्रों में कितना असर है कि आप किसी की जमीन पर हमला कर सकते हैं। सो ये सिचुएशन ओवरऑल अमेरिका और इजराइल के लिए खराब है। और जहां तक रही बात खित्ते की, खित्ते को बस एक ही चैलेंज है और वो चैलेंज ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस है, ड्यू टू पेट्रोलियम की। ठीक, अच्छा, मेरा ख्याल है अदनान, चूंकि मेरा ख्याल आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। यासर, सॉरी, चूंकि आप भी, मैं देख रहा था, बड़े इंहमाक से सुन रहे थे मंसूर जाफर साहब। इट्स एन ऑनर के हम लोग उनसे सीख सकें और जाहिर है कि उनका तज्जिया बड़ा अहम है। तो उनके तज्जिये में भी आपने सुना कि वो यही समझ रहे हैं कि
ईरान अपनी जगह, नुकसान उसका अपनी जगह हो रहा है, लेकिन जो प्लान था इस्राइल अमेरिका का वो उस तरह नहीं हुआ। और अभी मैं पढ़ रहा था कि ट्रंप को यही बताया गया था कि ये लोग सरेंडर कर देंगे, ये लोग हथियार डाल देंगे, और इसीलिए ओमान की तरफ से जो पेशकश चल रही, मुज़ाकरा चल रहे थे जो ज़ाहिर बड़े ठीक लग रहे थे, इसीलिए शायद ट्रंप उनसे पीछे हटे। उनको ये ब्रीफिंग दी गई थी कि जी हम जाएंगे, आयतुल्लाह खामेनेई को हम शहीद कर देंगे और उसके बाद ये रजीम कोलैप्स कर जाएगी, जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो आ जाएंगे, कुछ और लोग, हमारी उनसे बात हो गई है विद इन, हो सकता है फौज में कुछ हो, ब्यूरोक्रेसी में कहीं बैठे हों, या दीगर कहीं उलमा में कि जी वो आने लगे हैं, वो आगे आ जाएंगे और बस ये सब कुछ हो जाएगा। तो अब ट्रंप शायद उसी दुनिया में रह रहे थे। अच्छा, एक चीज अगर देखी जाए, जो हमले इजराइल के ऊपर हुए हैं या जो हमले मशरक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ के ऊपर हुए हैं, तो एक लम्हे को तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि कैलकुलेशन अमेरिका की नहीं थी। अमेरिका ने वही 12 रोजा जंग का नतीजा देखा कि जिस तरह टारगेट करेंगे ये वापस टारगेट करेंगे, थोड़े थोड़े से टारगेट्स लगेंगे, बाकी सारे जो है वो इंटरसेप्ट कर लिए जाएंगे और फिर ये हवा बैठ जाएगा। एक लम्हे को तो इसका भी नतीजा ये निकाला जा सकता है कि अभी ट्रंप बगैर वक्त के इस जंग के अंदर कूदे और उसका खुमियाजा जो है वो खुद को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक और तरफ रोशनी डलवाना चाहता हूं कि क्या ये मुमकिनात में से नहीं है कि अमेरिका अपने अहदाफ किसी न किसी हद तक हासिल कर चुका है। अच्छा, हमें सिर्फ एक पैराई के अंदर क्या सोचना चाहिए कि बैनुल अक़वामी मीडिया हमें क्या चीजें फराहम कर रहा है और हमने किस जाविये से देखना है। क्या हमें सिर्फ ये देखना है कि इजराइल का नुकसान हो रहा है? क्या हमें सिर्फ ये देखना है कि जो आयरन डॉम या डेविड स्लिंग या उनका जो दिफाई निजाम है वो कमजोर हो रहा है? क्या हमें ये देखना है कि मशरक़ वस्ता के आदाब जो है किस हद तक टारगेट बना लिए गए? या फिर हमें ये देखना है कि पसे पर्दा जो और चीजें चल रही हैं जो आने वाले दिनों के अंदर हमारे गले का तौक बनेगी, उसके अंदर सबसे ज्यादा रिलीफ और फायदा किसको है? आप ये देखिए कि आज 7वां दिन है, लेकिन 7वें दिन में मुख्तलिफ ममालिक में जो एशियाई ममालिक है वहां पर बातें ये होना शुरू हो गई है कि अगले दिनों में तवानाई के जखायर किसके पास कितने मौजूद हैं। सही। इस खत्ते में सबसे ज्यादा जखायर रखने वाला मुल्क जो है वो जापान है। जापान ने 1973 के बाद ये सोच लिया था कि जब मशरक़ वस्ता से उसके लिए तेल आना बंद हो गया था तो उसने सोचा था कि पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, जखीरे बनाऊंगा और इतना जखीरा बना लूंगा कि महीनों तक भी अगर बैठना पड़े। जी अच्छा, मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हुई। अदनान आप साथ हैं? जी हाँ अदनान, देखिए जो बात आप कर रहे थे उसमें एक चीज ये भी है कि अगर अमेरिका ने प्लान जाहिर करके ये सब कुछ किया तो वेनेजुएला पर पहले हमला इसीलिए किया कि ऑयल वो साथ रख ले। जंग अगर लगी हुई है तो खित्ते में लगी हुई है। अमेरिका का माशी तौर पर तो नुकसान हो रहा है, साख मुतासर हो रही है, लेकिन बराह रास्त उसको खतरा नहीं। उनके 6 फौजी जो वो कहते हैं कि मरे हैं, बाकी का नहीं पता, लेकिन जंग तो इसी खित्ते में लगी हुई है। आपने हुर्मुज़ तो यहां बंद है, अमेरिका को उसका बहुत ज्यादा नुकसान शायद नहीं हो रहा, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान जैसे ममालिक का हो रहा है जो जंग में है ही नहीं। नहीं देखिए, मैंने आपको सामा भाई याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमारी इसी पे डिस्कशन हुई थी तब अमेरिका इस बारे में सोच रहा था। मैंने आपसे कहा था अमेरिका हमला नहीं करेगा। उसके लिए मैंने आपको यही आर्गुमेंट दिया था, आबना हुर्मुज़ दुनिया का 20 से 25% तेल और 20% LPG सप्लाई करता है। उसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं आ रहा, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आ रहा है। देखिए ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ रही है ना, दुनिया भर के लिए वो बर्डन है। और जो अमेरिका था उसके पास इतना प्लान नहीं था, उसके पास यही प्लान था कि मैं आऊंगा, आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करूंगा और चला जाऊंगा। उसको तो पता ये मेरे गले पड़ जाएगा अजाब, और ये अजाब है। आप ये देखिएगा, ये वाइंड अप होने वाला नहीं है। आज एक इमेज आया व्हाइट हाउस की जानिब से, उसमें वो इमेज में कहा गया कि वो सारे पादरी एक दूसरे कंधों पे हाथ रख के दुआएं कर रहे हैं। मतलब ये कब हुआ था यार कि ओवल ऑफिस में बुश ने भी जंग लड़ी, ओबामा ने भी जंग कंटिन्यू की, तो ये कभी नहीं हुआ कि दुआओं के जरिए आप जंग जीता करे अमेरिका। तो जब अमेरिका इस नहज में पहुंच गया है कि वो दुआओं पे आ गए कि या अल्लाह बचा मैनू, तो फिर आप समझ लें कि उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। और सिचुएशन बहुत वर्स्ट है फॉर अमेरिका एंड फॉर इजराइल। ईरान के लिए क्या हो रहा है? ईरान के लिए कुछ नहीं है भाई, उसके ऊपर पहले भी सैंक्शंस थी, वो हालत जंग में था, बम नहीं बरसते थे, गोलियां नहीं बरसती थी, लाशें नहीं उठती थी, उनकी सोसाइटी में ऐड हुई है। बाकी आज एक CNN उनके सहाफी रिपोर्ट कर रहा था, वो ईरान के शहरों में फिर रहा, वो कहता है एवरीथिंग इज नॉर्मल इन सिटीज ऑफ ईरान। लोग घूम रहे हैं, ट्रैफिक रमा दमा है, तो दे आर यूज्ड टू। और अगर एक हफ्ता और जंग चली, देखिए अब अमेरिकी सदर ट्रंप जा रहे हैं चाइना, तो क्या चाइना जब वो लैंड करेंगे तो ईरान पर अमेरिकी तैयारे बमबारी कर रहे होंगे? मेरे नहीं ख्याल कैसा होगा।
तो उन्हें इस जंग को चीन के दौरे से पहले वाइंड अप करना है। सवाल ये वाइंड अप कैसे होगी? फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग अब ईरान को नहीं चाहिए, फेस सेविंग अब अमेरिका और इजराइल दोनों को चाहिए। और मुझे ये फील होता है, और ये इतलात हैं, आपने भी शायद पढ़ी और सुनी होंगी, कि अमेरिका इंगेज हो रहा है वाया CIA और ईरानियन इंटेलिजेंस और एक और किसी मुल्क की इंटेलिजेंस है, इसी रीजन के मुल्क की इंटेलिजेंस, दे आर वर्किंग के कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि दोनों को फेस सेविंग मिल जाए। तो अब क्या वो रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, दिस इज क्वेश्चन। और ये जंग कहां तक जारी रहेगी? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही चीन की तरफ रवाना होंगे ट्रंप 3 रोजा दौरे पे, तो वो ये जंग का खात्मा करके जाएंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि वो शी के सामने बैठे और शी बाकी बातें छोड़ के ईरान जंग का मौजू शुरू कर दें। तो चीजें बहुत क्रिटिकल है अमेरिका के लिए, खासतौर पर ट्रंप के लिए। ठीक, अच्छा ये बताइए, चीन की चूंकि आपने बात की, तो मैं आदिल नजम साहब को भी सुन रहा था, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं और अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये एक सोच यहाँ पर है कि ये इतनी डेप्थ इनके मिसाइल में कहाँ से आ गई, ईरान के इतनी प्रिसीजन कहाँ से आ गई, 6 महीने में इन्होंने कहाँ से इतना कुछ हासिल कर लिया भैया चंद माह में। और दूसरा ये कि ये जो उनके जहाज गिरे हैं कुवैत में, 3 जहाज अमेरिकन के गिरे हैं, उनके सिग्नल जैम हो गए थे, तो कहीं कोई रूस चीन तो नहीं कुछ कर रहे? ये बात हो रही है अमेरिका में, इस पर सोचा जा रहा है और इस पर तहकीक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। जिस तरह से ये बात हो रही है कि जी अगर ये खलीजी ममालिक में अरामको को ईरान ने निशाना नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया है? साइप्रस में अगर ईरान ने निशाना नहीं बनाया तो किसने बनाया है? तुर्की के ऊपर से मिसाइल अगर ईरान ने नहीं चलाया तो किसने चलाया है? तो ये बातें भी हो रही हैं। अच्छा देखिए, अब ना ये को हम 70s या 80s में नहीं रह रहे कि हम जज्बाती गुफ्तगू करें, कुछ जादुई गुफ्तगू करें, एलियन स्टॉप करें, ऐसा नहीं हो सकता। अब बातें होती है फैक्ट्स पे। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, सारी दुनिया को पता है PL-15 मिसाइल किसका था, चीन का। सारी दुनिया को पता है कि वो जो सॉफ्टवेयर, मैं नाम भूल गया हूं, जिससे जैम हुआ, वो सॉफ्टवेयर कहां से आया था। तो सबको पता होता है। अगर अभी तक जो जंग ईरान ने लड़ी है, उसने जितना इक्विपमेंट यूज किया है, जितनी चीजें यूज की हैं, और जितने सॉफ्टवेयर और हैकिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया और AI का इस्तेमाल किया है, वो ठीक, ये जरूर है कि वो चीन और रूस से लिए गए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया था, बट वो इंडिजिनस थे भाई। अगर कोई ऐसा मिसाइल होता जो मेड इन रशिया होता, मेड इन चाइना होता, अमेरिका ने शोर डाल देना था। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता जैसा हमने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जो प्योरली चाइनीज या रशियन होता, तो अमेरिका ने शोर मचा देना था। तो वो ढका छुपा नहीं हो सकता, वो ट्रैक हो जाता है। तो अभी तक जो कुछ किया है, टेक्नोलॉजी ली जाती है, चीजों को लेकर चला जाता है, बट ईरान ने ये सारे मामला अभी तक इंडिजिनस चलाए हैं, और वो इंडिजिनस प्रोडक्शन को सामने रखते हुए वो एक साल इस जंग को खींच सकता है। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि चूंकि सैंक्शंस और इतनी माशी तौर पर उनको कमजोर की कोशिश में उनको ये आदत हो गई कि हमने खुद पर इंसार किस तरह करना है, यानी खुराक पे भी, अद्वियात पे भी पढ़ रहा था। देखिए, हमने JF-17 थंडर बनाया ना, हमने बनाया, उसमें वो जो इंजन है वो रशिया का, बाकी टेक्नोलॉजी चाइना की है। तो चीजें आप कोऑपरेट करके ले लेते हैं। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हुआ हुआ। उनका रशिया के साथ बहुत अच्छा डिफेंस और ट्रेड रिलेशन है, चाइना के साथ डिफेंस और ट्रेड रिलेशन है। तो अपना सबसे ज्यादा तेल जो है वो चीन को एक्सपोर्ट करता है। तो ईरान हैज गुड रिलेशन विद चाइना एंड रशिया, और ऑफ कोर्स उसको इस जंग का पता था। वो इस जंग की तैयारी आज से नहीं कर रहा था। कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान वाज प्रिपेयर्ड कि किसी लम्हे हमला हो सकता है। तो 2 साल है भाई इस बीच में, 2 साल में उसने भरपूर तैयारी की है। हाँ जी, वो कह भी रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा टेक्नोलॉजी है, AI। जी जब उनसे सवाल हुआ, मुझे जो कि क्लोजिंग करनी है दान, आपकी बात इसलिए भी सही है कि जब इनके वज़ीर ख़ारजा इराक़ची साहब से सवाल हुआ कि जी आपको डर है, ये अभी मीडिया में चल रहा है कि ये अमेरिकन मीडिया में से ही सवाल हुआ कि आपको डर है कि अमरीकी ईरान में आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा डर नहीं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो आए। तो ये सोचिए उनकी तैयारी इस तरह से है, वो तो इस चीज़ के इंतजार में। बहुत शुक्रिया अदनान हैदर आपका, यासिर रशीद और जनाब मंसूर जाफर हमारे साथ थे, मैं तीनों का शुक्रिया अदा करता हूं। तो अभी जंग के खात्मे के इम्कानात कोई नहीं है, नुकसानात ज़रूर बढ़ रहे हैं, और जंग में यही सब कुछ होता है। हलाकतें हो रही हैं, लोग जानों से जा रहे हैं, माशी तौर पर पूरी दुनिया हिल कर रह गई है। एक बात ज़रूर यकीनी है कि सोचा नहीं गया था कि ये जंग इस तरह से हो जाएगी, इतनी फैल जाएगी और इतना इसमें नुकसान होगा। तो प्लान्स जो भी थे जंग छेड़ने वालों के, आगाज़ करने वालों के, वो उस तरह से अब नज़र नहीं आ रहे कि उनका रिजल्ट वो आया है। तो जंग के अपने डायनामिक्स होते हैं, अब देखना यह है कि कब तक कौन कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।